तो हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल मास्टरमैन्स। आप सभी को हमारे मास्टरमैन्स चैनल में स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारा ये सीरीज़ है PYQ का, जिसमें हम कवर करते हैं UPSC CSC प्रीलिम्स के, CAPF का, CDS का और स्टेट PCS का। तो हम लोग ये सारा क्वेश्चन जो 1991 से लेकर 2025 में पूछे गए हैं सब ये कवर करेंगे एक बाय वन। और इस सीरीज़ में ये हमारा तीसरा लेक्चर है। जो लास्ट लेक्चर था उसमें थोड़ी इंटरप्शन हो गई थी लास्ट में, तो 2-4 क्वेश्चन में छूट गए थे। दैट विल कवर लेटर ऑन। तो ये जो तीसरा लेक्चर है इसमें हम लोग ये देखेंगे कि जो इकोनॉमिक्स के PYQ क्वेश्चन आए 1991 टू 2025 में, खास करके जो UPSC में, CAPF में, CDS में और स्टेट PCS में, उसको डिस्कस करेंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने जो बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन थे वो सारे कंप्लीट कर लिए थे। तो आज हम लोग देखेंगे पब्लिक फाइनेंस के जो क्वेश्चंस हैं वो देखेंगे। और इसमें लगभग 94 क्वेश्चंस हैं, टोटल 94 क्वेश्चंस हैं। तो वी विल ट्राई टू कवर इट इन वन लेक्चर इटसेल्फ। तो आई होप दैट यू गाइज आर फाइंडिंग इट वेरी यूजफुल एंड जस्ट मेक श्योर दैट डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और इसका जो बेनिफिट है वो सभी तक पहुँचे, ताकि जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, सेकंड टाइम कर रहे हैं। क्योंकि मैंने जो किया था, आई हैव गॉट 3 times 115 प्लस एंड द मेन स्ट्रेटेजी वाज कि जितने भी PYQ क्वेश्चन थे, चाहे वो CDS के हो, CAPF के हो, UPSC प्रीलिम्स के होते थे और स्टेट PCS के, सारे में लगा के जाता था। लगभग 12-13 हज़ार क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस करके जाता था अलग अलग सोर्सेज से, ताकि कोई भी क्वेश्चन मेरे को, कोई भी कॉन्सेप्ट मेरे को अननोन नहीं लगता था। तो जब मैं वहाँ बैठता था तो आई वॉज इन अ पोजिशन कि मेरी जो थिंकिंग प्रोसेस होती थी वो बहुत ही ब्रॉड होती थी और मैं अच्छे से गेस भी कर पाता था और अच्छे से आंसर लगा पाता था। एंड दैट वाज द रीज़न दैट यू माइट हैव सीन दैट आई गॉट 115 मार्क्स प्लस 3 times. Okay, so before wasting our time, let's begin the topic, that is the public finance. So the first question what we are going to discuss in the public finance is कि ये देखिए 2025 का ही क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन 2025 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या कहता है, इन इंडिया इनकम फ्रॉम अलाइड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ लाइक पोल्ट्री फार्मिंग एंड वुल रेयरिंग इन रूरल एरिया इज एग्जाम्प्टेड फ्रॉम एनी टैक्स। देखिए टैक्स से एग्जाम्पन होता है, बट एनी टैक्स एग्जाम्पन तो कभी नहीं होता, क्योंकि ये एक्सट्रीम सेंटेंस है, ठीक है। दूसरा क्या है कि इन इंडिया रूरल एग्रीकल्चर लैंड इज नॉट कंसिडर्ड एज कैपिटल एसेट। सही बात है, ये कैपिटल एसेट नहीं कंसिडर किया जाता है अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। सही बात है, इनकम टैक्स एक्ट में इसको कैपिटल नहीं माना जाता है। करेक्ट। सो इनकम टैक्स एक्ट में इसको कैपिटल नहीं माना जाता है। सो व्हाट इज द आंसर देन? द फर्स्ट इज करेक्ट एंड सेकंड इज करेक्ट ऑप्शन। सो द आंसर इज डी। अब इसको ये देखते हैं कि इसको क्यों नहीं माना जाता है कि कहते हैं कैपिटल एसेट। तो जो सेक्शन 21A जो है, सेक्शन 21A जो है इनकम टैक्स एक्ट का, उसके तहत रूरल एग्रीकल्चर लैंड है उसको क्लासीफाई नहीं किया गया कैपिटल एसेट में। क्यों? क्योंकि एनी रिलेटेड इनकम फ्रॉम सच लैंड और इनकम अर्न फ्रॉम द ग्रोइंग एंड सेलिंग प्रोड्यूस ऑन इट इज़ नॉट टैक्सेबल, इसीलिए उसको नहीं माना है कैपिटल, ठीक है। सो डी इज़ द करेक्ट आंसर। सी कितना कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछा है एंड यू शुड बी वेरी अवेयर कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे आंसर करना था। इवन दो यू आर नॉट नोइंग, अगर आप एक्सट्रीम सेंटेंस देख करके भी यहाँ पे मारते तो गेस वर्क आपका सही काम आता है। नाउ कमिंग टू द सेकंड क्वेश्चन, सपोज द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज 80 lakh crore, 80,000 crore, and the revenue receipt of a government are 60,000 crore. The government budget also shows borrowing of 10,000 crore and interest payment of 6,000 crore. Which of the following statements are correct? So the revenue deficit is 20,000 crore. तो revenue deficit होता क्या है? RD is equal to revenue receipt minus revenue receipt माइनस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो कितना है इसमें? 80,000 करोड़ एक्सपेंडिचर है माइनस 20,000, सॉरी इट इज माइनस एंड प्लस, बिकॉज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट, तभी तो डिफिसिट होगा एज ए कन्वेंशन। सो माइनस 80,000 प्लस 60,000, तो ये क्या होगा? 20,000 रेवेन्यू डिफिसिट। सही बात है। द सेकंड इज प्राइमरी डिफिसिट। प्राइमरी डिफिसिट क्या होता है? तो प्राइमरी डिफिसिट होता है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिट, और उसमें क्या बोरोइंग इंक्लूड नहीं होता है, ठीक है।
तो क्या होगा, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट, ऑलरेडी दे रहा है कि टोटल बोरोइंग गवर्नमेंट की दे के 10,000, तो जितना डिफिसिट होगा फिस्कल उतना ही बोरो करेंगे, तो बोरोइंग, ठीक है। ये प्राइमरी डिफिसिट क्या होता है कि फिस्कल डिफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट कितना है 6,000, तो टोटल कितना हो गया 10,000 माइनस 6,000 4,000 करोड़, तो तीनों सही है इसमें। सी कितनी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, एक ही क्वेश्चन में सब पूछ लिया उसने बजटिंग का। सो बजटिंग अच्छे से रिवाइज कर जाना, इसमें आराम से आप कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप कर सकते हो इजीली। थर्ड क्वेश्चन इज द कैपिटल रिसीट्स क्रिएट्स अ लाइबिलिटी और अ कॉज अ रिडक्शन इन द एसेट ऑफ द गवर्नमेंट। सी ये तो एकदम ही उल्टा वाली बातें बोल रहा है, सॉरी करेक्ट, कैपिटल रिसिप्ट क्रिएट्स अ लाइबिलिटी और ए कॉज रिडक्शन इन द एसेट ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, कैसे इसे ये होता है, ये कैपिटल रिसिप्ट होता है वो वैसे रिसिप्ट होते हैं विच क्रिएट लाइबिलिटीज और रिड्यूस फाइनेंशियल एसेट। ठीक है, जैसे कि आप मोनेटाइजेशन ऑफ लैंड करते हैं, ठीक है, तो वो क्या करता है, रिडक्शन एसेट करता है द गवर्नमेंट और उसके वजह में पैसे मिलते हैं। ठीक है, एंड सेकंड इज बोरोइंग एंड डिस इन्वेस्टमेंट्स आर कैपिटल रिसिप्ट। सही बात है, बोरोइंग एंड डिस इन्वेस्टमेंट एकदम परफेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। सो 1 and 2 is correct. Interest received on loans creates a liability of the government. Interest received on a loan, सी अगर इंटरेस्ट रिसीव करते हैं किसी भी लोन पे तो वो कैसे किसी का लाइबिलिटी हो सकता है, वो तो एसेट हो जाएगा ना, लाइबिलिटी कैसे हो सकता है। सो थर्ड इज इनकरेक्ट, सो ओनली 1 and 2 इज करेक्ट। ठीक है, नाउ कमिंग टू द फोर्थ वन। सी तीन क्वेश्चन पूछे गए हैं सिर्फ बजटिंग से, पब्लिक फाइनेंस से। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट। सी तो वी ऑल नो दैट ईडी जो है वो किसका पार्ट है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है वो किसका पार्ट है, तो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर में आता है। तो पहला जो है वो गलत है, ठीक है, क्योंकि जब ये बोल रहा है कि इंटरनल सेक्रेटरी डिवीजन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम, ये नहीं हो सकता है, तो पहला जो है वो गलत है। तो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू में आता है, तो पहला गलत हो गया। नाउ सेकंड वन, डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस। सी द ऑप्शन यू सी, पहला गलत हो गया, ठीक है, विल सी वन बाय वन। डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, तो रेवेन्यू इंटेलिजेंस जो डायरेक्टरेट है वो किसके अंदर में आएगा, तो उसका काम क्या है, इन्फोर्सेस द प्रोविजंस ऑफ द कस्टम सेक्टर। सही बात है, रेवेन्यू इंटेलिजेंस का डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, यहाँ ये करेक्ट मैच्ड है, तो दूसरा सही है। अच्छी, इट इज़ मेंशन इटसेल्फ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर ही आएगा ना। तीसरा है कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिस्टम एंड डेटा मैनेजमेंट, तो सिस्टम एंड डेटा मैनेजमेंट जो है वो किसके अंदर में आता है, तो इट इज़ मेंशन डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री। तो सी इट इज़ द फंक्शनिंग अंडर CBI, CBIC, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस या कस्टम्स, उसके अंदर में आता है। तो ये कैरिंग आउट बिग डेटा एनालिसिस फॉर द ऑफिस फॉर द पब्लिक एंड नैबिंग पब्लिक एविडेंस, ये सही है, बट उसका जो मिनिस्ट्री है, डिपार्टमेंट है, वो गलत है, तो ये गलत है, तो दो सही है इसमें। ऐसे ये क्वेश्चन बहुत लॉन्ग गलत हुआ होगा क्योंकि इट्स वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, मोस्टली पीपल दे वोंट बी एबल टू सॉल्व दिस। ठीक है, नाउ कमिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कंट्रीज फिजिकल डेफिसिट स्टैंड, किसी का फिजिकल डेफिसिट एक कंट्री का है 50,000 करोड़ और ये रिसीव करता है 10,000 करोड़ नॉन डेब्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट, 10,000 करोड़ नॉन डेब्ट क्रिएटिंग कैपिटल, जैसे कि डिसइन्वेस्टमेंट से रिसीव कर लिया 10,000 करोड़। द कंट्रीज इंटरेस्ट लाइबिलिटीज आर 1,500 करोड़, 1,500 करोड़ इंटरेस्ट लाइबिलिटी है। सो व्हाट इज द ग्रॉस प्राइमरी डिफिसिट। सी जो ग्रॉस प्राइमरी डिफिसिट होता है, प्राइमरी डिफिसिट होता क्या है पहले ये आपको समझना है। प्राइमरी डिफिसिट क्या होता है कि फिजिकल डिफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, ठीक है, तो ग्रॉस प्राइमरी डिफिसिट भी तो वही होगा 50,000 करोड़ जो उसका डिफिसिट है और उसका इंटरेस्ट पेमेंट जो है तो उसको माइनस कर देना है, ये हो गया 48,500 करोड़। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statement with regards to the recommendation of the 15 finance commission are correct। 15 finance commission का जो रिकमेंडेशन है वो करेक्ट है, किस कौन कौन से सेंटेंस जो है, कौन कौन से स्टेटमेंट सही है। इट हैज़ रिकमेंडेड ग्रांट ऑफ 4,800 करोड़ फ्रॉम द ईयर 2022-23 टू द ईयर 25-26 फॉर इंसेंटिवाइजिंग स्टेट टू इन्हांस एजुकेशनल आउटकम। सी इतना डिटेल में कभी नहीं पूछता है, सो वी हैव टू एलिमिनेट दिस। ठीक है, इसको एलिमिनेशन मेथड से देखते हैं कैसे करते हैं।
पहला वी आर नॉट श्योर 100%, ठीक है। दूसरा 45% द नेट प्रोसीड्स ऑफ द यूनियन टैक्सेस आर बेस्ड ऑन द टू बी शेयर विद द स्टेट्स, नहीं 45% तो नहीं है, ये 41% है, दूसरा गलत है। तो यू सी दूसरा किस में गलत है, पहला में है, दूसरे में है, ये गलत है। सो सी इज़ द करेक्ट आंसर, बाय डिफॉल्ट सी करेक्ट आंसर है। तो मतलब पहला भी सही है, तीसरा भी सही है, फोर्थ स्टेटमेंट में सही है। 45,000 करोड़। सो ये यही चेक कर रहा है कि आपकी मेंटल एबिलिटी कितनी अच्छी है। दे आर नॉट चेकिंग योर नॉलेज लेवल, वो देख रहे हैं कितना अच्छा ऑब्जर्वेशन है आपका, ठीक है। तीसरा क्या है, 45,000 करोड़ आर टू बी केप्ट एज अ परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव, नो वन कैन बी नोइंग दिस, ये फैक्ट किसी को पता नहीं होगा। इट्स इन्फोसिस टैक्स इन्फो, ये क्राइटेरिया सही है कि टैक्स एफर्ट में उसमें एक शेयर है उसका कितना है, 2.5%। तो now coming to the seventh question, see how many questions they have asked from the public finance itself, 7-8 question they have asked। तो क्या पूछ रहा है कि हाउ मेनी ऑफ द एबव एक्टिविटीज आर रेगुलेटेड बाय द पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड ऑफ इंडिया। तो वो कितनी चीज़ों को रेगुलेट करता है। तो सी पेट्रोलियम पहले है, तो पेट्रोलियम को तो करेगा ही करेगा वो, ठीक है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को करता है, तो प्रोडक्शन को नहीं करता है, क्योंकि जब एक्सप्लोजन होता है वहाँ पे करता है, ठीक है। तो वहाँ पे कहाँ होता है कि रिफाइनिंग स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन पेट्रोलियम वहाँ करता है। फिर ये क्या करता है, मार्केटिंग एंड सेल ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट यहाँ भी करता है। प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल गैस, प्रोडक्शन पे नहीं करता है, प्रोडक्शन ना तो नेचुरल गैस पे ना क्रूड ऑयल पे, दोनों पे प्रोडक्शन नहीं करता है। किस पे करता है, सो इट हैज़ मैंडेटेड टू रेगुलेट द रिफाइनिंग, प्रोसेसिंग, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग एंड सेल ऑफ द पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड नेचुरल गैसेज, एक्सक्लूडिंग द प्रोडक्शन, प्रोडक्शन पार्ट पे नहीं करता है। तो ये याद रखना है, दो सही है दो गलत है। कितना बारीक क्वेश्चन है, अगर आप ये भी देख लेते कि प्रोडक्शन पे नहीं करता है तो दोनों सही हो जाते हैं आंसर आपके। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फ्रॉम द हॉरिजेंटल टैक्स devolution, the 15 Finance Commission used how many of the above as a criteria other than the population, area and income distance। इनकम डिस्टेंस एंड पॉपुलेशन एरिया के अलावा किस किस फैक्टर को कंसिडर किया है। सो वी हैव सी डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, यस इट इज़ देयर। फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी 10% ये है। गवर्नेंस रिफॉर्म नहीं। स्टेबल टैक्स एंड फिजिकल एफर्ट ये है। तो 1, 2 और 5 तो है, 1, 2 और 5 तो है, तो 3 सही है, बाकी जो है 2 गलत हैं, क्योंकि स्टेबल गवर्नमेंट और गवर्नेंस रिफॉर्म पर नहीं लिया गया कुछ फैक्टर, ठीक। टोटल 5 फैक्टर थे, इसमें कि हमने देख लिया किसी किस पे लिया गया था। तो इकोलॉजी पे 10% है, ठीक है, एंड 2.5% है टैक्स एफर्ट पे। तो विल सी द शेयर। पॉपुलेशन पे कितना है, पॉपुलेशन 1971 पे है 17.5%, 2011 पे है 10%, ओके इट हैज़ रिमूव्ड। सो 2071 वाले पे 0 कर दिया, 2011 पे कितना कर दिया 15%, उसके बाद फिर एरिया पे कितना है 15%, उसके बाद फिर फॉरेस्ट पे कितना है 10%, फॉरेस्ट एंड एरिया कवर, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी उस पर 10% है। इनकम डिस्टेंस पे अभी है 45%, टैक्स एफर्ट पे 2.5% एंड डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस पे 12.5%, टोटल 100% हो गया, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन बेस्ट रिफ्लेक्ट इनडायरेक्ट ट्रांसफर ऑफन टॉक्ड अबाउट द मीडिया रेफरेंस विथ रेफरेंस टू द इंडिया। इनडायरेक्ट ट्रांसफ़र क्या होता है, इनडायरेक्ट ट्रांसफ़र जो हम लोग करते हैं वो देखते हैं, क्या करके देखते हैं पहले, उसके बाद समझते क्या है। एन इंडियन इकोनॉमी इन्वेस्टिंग इन अ फॉरेन enterprise and paying tax to the foreign country on the profit arising out of its investment। नहीं, indirect कैसे हो गया ये, ठीक है। दूसरा है कि a foreign company investing in India and paying taxes to the country of its base on the profit arising out of its investment। नहीं, ये भी नहीं indirect। An Indian economy purchases tangible asset in a foreign country and sells such asset after their value increases and transfer to the proceed to India। नहीं, ये भी नहीं है। An Indian economy transfers shares and such shares drive their substantial value from the asset located in India। ये आप जानते हैं किसके साथ हुआ था, ये हुआ था केमेन आइलैंड में, किसके साथ, वोडाफोन का शेयर के साथ। इसीलिए इस पर केस भी चला था और बहुत दिन तक केस चलता रहा था, क्योंकि वो बोल रहा था कि जो शेयर्स रखे हुए थे केमेन आइलैंड में उसकी सारी वैल्यू ड्राइव हो रही थी इंडियन एसेट से। तो दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट ट्रांसफर। जबरदस्ती आप इनडायरेक्ट ट्रांसफर कर लिए हो, करेक्ट। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन,
विथ रेफरेंस टू एक्सपेंडिचर मेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन और ए कंपनी विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। ठीक है, तो जो एक्सपेंडिचर मेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन और एक कंपनी, कौन सा सही है उसमें? एक्वायरिंग न्यू कैपिटल टेक्नोलॉजी इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, सही बात है। अगर टेक्नोलॉजी को एक्वायर करते हो आप, तो वो क्वांटम टेक्नोलॉजी अपना अप्लाई कर लिए हैं, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, तो वो क्या होगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर ही हो गया। डेप्थ फाइनेंसिंग इज कंसिडर कैपिटल एक्सपेंडिचर वाइल इक्विटी फाइनेंसिंग इज कंसिडर एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये भाई, ये कैसे हो सकता है? अगर आप डेप्थ फाइनेंस कर रहे हो, जो इक्विटी फाइनेंस होता है वो क्या करता है? कैपिटल बढ़ाता है। क्या करता है? शेयर बेचते हो आप तो कैपिटल आते हैं। इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है, इक्विटी फाइनेंसिंग। और वैसे ही नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट, रिकवरी ऑफ लोन एंड एडवांसेस, डिसइन्वेस्टमेंट, ये सब होता है नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट। तो पहला सही है, दूसरा गलत है। क्योंकि अगर आप व्हेन अ कंपनी बोरोज मनी टू बी पेड बैक एट अ फ्यूचर डेट विथ इंटरेस्ट इज नोन एज द डेप्ट फाइनेंसिंग। ठीक है, सो द रीपेमेंट ऑफ लोन इज एन एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। लोन का आप रीपेमेंट कर रहे हो तो कैपिटल एक्सपेंडिचर ही है वो। तो पहला सही, दूसरा गलत है। Now coming to the next one. With respect to the Indian economy, consider the following statement. A share of household financial saving goes towards government borrowing. क्या बोल रहा है कि a share of household financial saving goes towards the government borrowing. सही बात है कि this saving often forms the pool of domestic finance for investment. ठीक है, जो कि बहुत ज़रूरी है जॉब क्रिएशन के लिए। और क्रूशल ये भी है कि पेस ऑफ इकोनॉमिक रिवाइवल भी डिसाइड करता है ये। ठीक है, डेटेड सिक्योरिटी इशूड एट मार्केट रिलेटेड रेट्स इन ऑक्शन फॉर्म ए लार्ज कंपोनेंट ऑफ इंटरनल डेप्ट। क्या बोल रहा है कि जो डेटेड सिक्योरिटी है इशूड एट द मार्केट रेट इन एन ऑक्शन फॉर्म्स ए लार्ज, ऑब्वियसली क्योंकि जो लार्ज डेटेड सिक्योरिटी से टी हो गया, टी बिल हो गया, उसके बाद फिर लॉन्ग टर्म जी सेक हो गया, ये सब ज़्यादा बनाते हैं गवर्नमेंट का लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ इंटरनल डेप्ट है, सही उसी से लेते हैं ये लोग। तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं इसमें। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट ऑफ क्रिएशन ऑफ ब्लैक मनी इन इंडिया हैज़ बीन मेन कॉज ऑफ वरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट्स ऑफ द क्रिएशन ऑफ ब्लैक मनी, जो ब्लैक मनी होता है उसके कारण से जो इफेक्ट होता है उससे गवर्नमेंट को क्या कंसर्न है? मेजर कंसर्न है, मेजर कॉज ऑफ कंसर्न उससे क्या हो रहा है गवर्नमेंट को? तो डाइवर्जन ऑफ रिसोर्सेज टू द परचेज ऑफ रियल एस्टेट एंड इन्वेस्टमेंट इन लग्जरी हाउसिंग। तो क्या हो रहा है? सही बात है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो ब्लैक मनी डाइवर्जन हो रहा है वो हो रहा है रियल एस्टेट में एंड लग्जरी हाउसिंग में हो रहा है। सही बात है, तो यही परफेक्ट आंसर है इसके, इसलिए गवर्नमेंट को वरी है। Along with the next question, along with the budget, the finance minister also places some document before the parliament which includes the macroeconomic framework statement. The aforesaid document is presented because this is mandated by Jhansi. कौन मैंडेट किया है? तो ये FRBM एक्ट ने मैंडेट किया था। FRBM एक्ट ने मैंडेट किया, इसलिए करता है गवर्नमेंट, प्रेजेंट करता है। नाउ टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, if another global financial crisis happen in the near future, which of the following action policies are most likely to give immunity? तो अगर फ्यूचर में कभी भी फाइनेंशियल क्राइसिस होता है तो कौन सा एक्शन जो होगा गवर्नमेंट का वो इम्यूनिटी देगा उसके अगेंस्ट में? नॉट डिपेंडिंग ऑन शॉर्ट टर्म फॉरेन बोरिंग, सही बात है। ओपनिंग ऑफ मोर फॉरेन बैंक्स, ओपनिंग ऑफ मोर फॉरेन बैंक से क्या फ़र्क पड़ जाएगा? कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा। मेंटेनिंग फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी, ये तो उल्टा हो जाएगा। फाइनेंशियल क्राइसिस होगा तो फुल करेंसी कन्वर्टेबिलिटी होगा तो सारे पैसे फ्लाई होकर के बाहर चले जाएंगे। अभी कम से कम अगर नहीं फुल होगा तो गवर्नमेंट उसको रोक सकती है। दूसरा तीसरा तो नहीं होगा, तो पहला सही है। विथ रेफरेंस टू द गवर्नेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंकिंग इन इंडिया, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कैपिटल इन्फ्यूजन इनटू पब्लिक सेक्टर बैंक्स बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ स्टेडली इंक्रीज इन द लास्ट डिकेड। सी, ये थोड़ा सा एक्सट्रीम सेंटेंस है। क्या बोला है कि लास्ट डिकेड में कैपिटल इन्फ्यूजन जो है बैंक में वो कंसिस्टेंटली इंक्रीज कर रहा है। तो ये मोस्ट लाइकली नहीं ही होता है ऐसा, बिकॉज अनलाइकली इवेंट है ऐसा, जरूरी नहीं है कि हमेशा बढ़ते ही जाए। ठीक है, दूसरा क्या है? टू पुट द पब्लिक सेक्टर बैंक इन ऑर्डर, द मर्जर ऑफ एसोसिएट्स बैंक विद द पेरेंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज़ बीन अफेक्टेड। सही बात है, ये किया गया है। स्टेट बैंक के बहुत सारे जो अदर बैंक्स थे उसके साथ उसको मर्ज कर दिया गया। ठीक है, और ये किया ही जाता है।
इफ ए कमोडिटी इज, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए कमोडिटी इज प्रोवाइडेड फ्री टू द पब्लिक बाय द गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट किसी भी प्रोडक्ट को या कमोडिटी को लोगों को फ्री में देता है तो उसका क्या मतलब होता है? द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज जीरो, नहीं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है कि अगर गवर्नमेंट इसको फ्री में नहीं देती तो इस पैसे को और बेस्ट किस जगह यूटिलाइज कर सकती थी, ठीक है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज इग्नोर्ड, नहीं, इग्नोर क्यों करेंगे, किसी न किसी पे तो पड़ेगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज ट्रांसफर फ्रॉम द कंज्यूमर ऑफ द प्रोडक्ट टू द टैक्स पेयर पब्लिक, सही बात है। जो टैक्स पे, जैसे हमारे ऐसे लोग हैं जो टैक्स पे कर रहे हैं उन पे पड़ता है, क्योंकि हमने वो पैसा दिया, गवर्नमेंट उसको किसी अच्छे काम में लगा सकती थी कि दूसरे काम में लगा सकती थी, लेकिन उसको क्या कर रही है, वो फ्री कम्युनिटी देने में लगा रही है। सो उसका जो इंसिडेंस है वो मेरे पे आ रहा है। विथ रेफरेंस टू द इंडियाज डिसीजन टू लेवी एन इक्वलाइजेशन टैक्स ऑफ 6% ऑन ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज ऑफर्ड बाय नॉन रेसिडेंट एंटिटीज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, ठीक है। तो बोल रहा है कि जो अभी 6% ऑनलाइन इक्वलाइजेशन टैक्स था उसके रिगार्डिंग में कौन सा स्टेटमेंट सही है? इट इज़ इंट्रोड्यूस एज अ पार्ट ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, नहीं भाई, ये इनकम टैक्स एक्ट के अंदर में नहीं था, क्योंकि ये फाइनेंस एक्ट जो आया था 2016 का, उसके तहत आया था ये, तो पहला गलत हो गया। सो फर्स्ट इज इनकरेक्ट, तो 2 ऑप्शन वैसे एलिमिनेट हो गए। दूसरा क्या है कि नॉन रेसिडेंट एंटिटीज दैट ऑफर एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज इन इंडिया कैन क्लेम अ टैक्स क्रेडिट इन देयर होम कंट्री अंडर द डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, नहीं, एक ही जगह पे ऐसा नहीं है कि कोई कॉर्पोरेट एंटिटी दैट इज नॉट सब्जेक्टेड टू एनी लिमिटेशन अंडर द इनकम टैक्स ट्रीटीज, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। दूसरा भी गलत हो गया, तो नॉन ऑफ द अबोव इज द करेक्ट आंसर। कंसिडर, सी नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग आइटम्स, सीरियल्स, grain hulled, chicken egg cooked, fish processed and canned, newspaper containing advertisement material, which of the following item is or are exempted under GST? तो GST के अंदर में कौन कौन सा एग्जेम्प्टेड है? सी, तो जो एग्जेम्प्टेड है पहले उसको देखते हैं। न्यूज़पेपर कंटेनिंग मटेरियल, ये तो एग्जेम्प्टेड होता है, न्यूज़पेपर तो होता ही होता है, GST से एग्जेम्प्टेड होता है, ठीक है। तो 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, सॉरी फोर्थ ऑप्शन ये होना ही होना है, तो ए और बी तो एलिमिनेट हो गए। नाउ विल सी कि फर्स्ट ये सीरियल ग्रेन हल्ड, ठीक है, ये भी एग्जाम्प्टेड है क्योंकि ऑप्शन के हिसाब से वो एग्जाम्प्टेड है। चिकन एग कुकड, ये भी एग्जाम्प्टेड है, लेकिन अगर आप फिश प्रोसेस्ड एंड केन कर लियो तो नहीं होगा एग्जाम्प्टेड, क्योंकि जब केन में बंद कर दियो तो नाउ इट इज़ हैविंग मार्केट वैल्यू, उसको आप बेच सकते हो बाहर जाकर लेबल करके, इसलिए अब उस पर टैक्स लगेगा, ठीक है। सो सी इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज और आर द मोस्ट लाइकली एडवांटेज ऑफ इम्प्लीमेंटिंग GST? GST इम्प्लीमेंट करने से कौन सा मोस्ट लाइकली एडवांटेज हुआ है? इट विल रिड्यूस मल्टीपल टैक्सेस कलेक्टेड बाय द मल्टीपल अथॉरिटीज एंड विल दस क्रिएट अ सिंगल मार्केट इन इंडिया, ठीक है, ये बोल रहा है। तो यही इसका मेन ऑब्जेक्टिव ही था, तो ये तो करेक्ट है। दूसरा क्या है कि इट विल ड्रास्टिकली रिड्यूस द करंट अकाउंट डेफिसिट, क्यों भाई ड्रास्टिकली करंट अकाउंट डेफिसिट क्यों रिड्यूस होगा? ऐसा नहीं होगा, ऐसा कोई रिलेशन, डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। इट विल इनॉर्मसली इंक्रीज द ग्रोथ एंड साइज ऑफ द इकोनॉमी ऑफ इंडिया एंड विल इनेबल इट टू ओवरटेक चाइना, क्यों? ऐसा तो कुछ नहीं है कि भाई GST रिफॉर्म इतना बड़ा रिफॉर्म होगा कि चाइना की इकोनॉमी को हम सरपास कर देंगे और इनॉर्मसली ग्रोथ हो जाएगा। अब्रप्ट सेंटेंस है, मतलब एक्सट्रीम चीज़ें हैं, तो नहीं होंगी वो। सो इज द करेक्ट आंसर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, टैक्स रेवेन्यू एज अ परसेंटेज ऑफ GDP, टैक्स रेवेन्यू एज अ परसेंटेज ऑफ GDP ऑफ इंडिया हैज़ स्ट्रिक्टली इंक्रीज इन द लास्ट डिकेड, ऐसा हो सकता है क्या कि स्ट्रिक्टली एक डिकेड में लगातार बढ़ते जाए टैक्स रेवेन्यू एज अ परसेंटेज ऑफ GDP? हो ही नहीं सकता है, क्योंकि एक्सट्रीम सेंटेंस है। फिजिकल डिफिसिट, सेकंड ऑप्शन, फिजिकल डिफिसिट एज अ परसेंटेज ऑफ GDP ऑफ इंडिया हैज़ स्ट्रिक्टली इंक्रीज इन द लास्ट डिकेड, ये भी बहुत जरूरी नहीं है कि हो, क्योंकि स्ट्रिक्टली इंक्रीज होगा, घटते जाएगा, बढ़ते जाएगा, घटते जाएगा, बढ़ते जाएगा, ऐसा होगा। सो डी इज द करेक्ट आंसर। Now coming to the next question, which of the following is are included in the capital budget of a government of India? कैपिटल बजट में है, ठीक है। तो बजट क्या होता है कैपिटल का? कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीट, एक्सपेंडिचर ऑन एक्विजिशन ऑफ एसेट लाइक रोड, बिल्डिंग एंड मशीनरी, ठीक है। अगर कैपिटल कोई परचेज कर रहा है तो ऑब्वियसली कैपिटल जो है वो आएगा उसमें, क्योंकि मशीन परचेज करे तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में ही आएगा वो। लोन रिसीव्ड फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट, अब लोन रिसीव्ड फ्रॉम द फॉरेन गवर्नमेंट आएगा तो उसमें क्या होगा कि व्हाट इज द व्हाट दे आर आस्किंग, करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है, पहला सही है। दूसरा क्या है कि लोन रिसीव्ड फ्रॉम द फॉरेन गवर्नमेंट, लोन जो रिसीव करते हैं वो कैपिटल रिसीट में आता है, ठीक है।
ठीक है, तो ये भी उसका पार्ट है कैपिटल बजट का। लोन एंड एडवांसेस ग्रांटेड टू द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, जो लोन एडवांसेस दिए हैं यूनियन टेरिटरी और स्टेट को, वो भी आएगा कैपिटल में, कैपिटल एक्सपेंडिचर में ही आते हैं, ये भी तीनों ही सही हैं। विथ रिस्पेक्ट टू द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल एफएसडीसी के रिस्पेक्ट में कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है, ये बोल रहा है। सिटीजन इट इज़ एन ऑर्गन ऑफ नीति आयोग, नहीं भाई, नीति आयोग का ऑर्गन क्यों होगा, ये थ्रू एक्ट के थ्रू बना है, और इसका जो चेयर करते हैं इसको फाइनेंस मिनिस्टर करते हैं, तो नहीं, इसके अंदर में तो नहीं आता है, पहला गलत है। तीसरा बात है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, सही बात है। इट्स रिकमेंडेशन आर मैक्रो प्रूडेंशियल सुपरविजन ऑफ इकोनॉमी, सही बात है, मैक्रो प्रूडेंशियल सुपरविजन ऑफ इकोनॉमी होगा ही, क्योंकि ये प्रमोट करता है इंटर रेगुलेटरी कोऑर्डिनेशन अलॉन्ग विथ मॉनिटरिंग मैक्रो प्रूडेंशियल रेगुलेटरी ऑफ इकोनॉमी, तो वो तो होगा ही। तो 2 and 3 is the correct answer. With reference, now coming to the next question. With reference to the 14th Finance Commission, कौन सा स्टेटमेंट सही है? It has increased the share of states in the central divisible pool from 32% to 42%. करेक्ट, ये तो किया ही था, रिकमेंडेशन में था, और 15th फाइनेंस कमीशन ने 42 से 41 कर दिया था। It has made recommendation concerning a specific sector grants. सी इट हैज़ मेड रिकमेंडेशन कंसर्निंग स्पेसिफिक सेक्टर ग्रांट्स, नहीं, ये 14th फाइनेंस कमीशन नहीं किया था, ये किया था 13th फाइनेंस कमीशन का था ये, कि सेक्टर स्पेसिफिक ग्रांट देने की बात करी थी उन्होंने। सो फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड इज इनकरेक्ट। नाउ कमिंग टू द 24th क्वेश्चन। अ डिक्रीज इन द टैक्स टू जीडीपी रेशियो ऑफ एन इकोनॉमी इंडिकेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग, तो क्या बोल रहा है कि जो टैक्स है, टैक्स और जो जीडीपी है, इसका रेशियो अगर डिक्रीज हो रहा है तो इसका क्या मतलब है कि लोग स्लोइंग इकोनॉमिक ग्रोथ रेट, सी दो फैक्टर हैं टैक्स और जीडीपी, तो ये हो सकता है कि अगर इकोनॉमी जो है स्लो करेगा, स्लोइंग इकोनॉमिक ग्रोथ रेट, अगर इकोनॉमिक ग्रोथ रेट स्लो होगा तो सही बात है वो डिक्रीज होगा। और दूसरा क्या है कि लेस इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम, सी लेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम, ये डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है टैक्स टू जीडीपी रेशियो का, ठीक है। सो द फर्स्ट इज ओनली करेक्ट, सेकंड इज नॉट करेक्ट, क्योंकि अगर डिक्रीज हो रहा है तो जीडीपी भी डिक्रीज हो रहा है, टैक्स भी डिक्रीज हो रहा है, दोनों डिक्रीज हो रहा है, तो होगा ही कम। कि टैक्स टू जीडीपी रेशियो कंपेयर्स अमाउंट ऑफ टैक्सेस कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट टू द अमाउंट ऑफ इनकम दैट कंट्री रिसीव्स फॉर इट्स प्रोडक्ट्स, ठीक है, तो कम होते जा रहा है। There has been a persistent deficit budget year after year. Which of the following action can be taken by the government to reduce the fiscal deficit? Reducing revenue expenditure कर सकते हैं, reducing new welfare scheme. अब देखिए, reducing new welfare scheme को ये जो है वो सही तरीका नहीं माना जाता है डिफिसिट कम करने के लिए। और उसके बाद रेशनलाइजिंग सब्सिडी, यस ये कर सकते हैं, तो 1 और 3 तो है, 1 and 3 इज देयर, सो ऑप्शन बी और ऑप्शन ए दोनों गलत हो गया। अब देखिए चौथा, एक्सपेंडिंग इंडस्ट्रीज, अगर इंडस्ट्रीज को एक्सपेंड करेंगे तो क्या बोला, देयर हैज़ बीन अ परसेंटेज डिफिसिट बजट और ईयर ऑन ईयर, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन कैन बी टेकन बाय द गवर्नमेंट टू रिड्यूस करने के लिए एक्सपेंडिंग इंडस्ट्री करेंगे तो और ज़्यादा एक्सपेंडिचर बढ़ाना पड़ेगा हमको, तो ये तो नहीं कर सकते हैं, तो बेस्ट ऑप्शन इज 1 and 3, ठीक है। ये भी कर सकते हैं लेकिन ये नहीं करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे, इंट्रोड्यूस करने के बाद तो फिर दिक्कत, इंट्रोड्यूस करेंगे तो और एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, फिजिकल डेफिसिट बढ़ेगा, तो 1 and 3 इज करेक्ट आंसर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विद रेफरेंस टू द यूनियन बजट विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट अंडर द नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर, सी जो एक्सपेंडिचर है वो प्लान करके नहीं किया जा रहा है, ठीक है, तो अब तो खैर ये नॉन प्लान एक्सपेंडिचर वो हट ही गया है, अब है ही नहीं इसमें। सो स्टिल विल सी नॉन प्लान एक्सपेंडिचर क्या क्या होते हैं। तो डिफेंस एक्सपेंडिचर सही बात है, डिफेंस एक्सपेंडिचर जो होता है वो कभी भी हो सकता है, कभी भी जरूरत आ सकता है, तो उसको नॉन प्लान ही मानते हैं। इंटरेस्ट पेमेंट, उस पर कुछ हो नहीं रहा है बट उसको प्लान कैसे मानेंगे, इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, ऑब्लिगेटरी नेचर है, तो उस पर भी नहीं आएगा। पेंशन वगैरह होता है वो भी नहीं आता है, सैलरीज एंड पेंशन, ये भी प्लान मतलब क्या होता है कि कुछ प्लानिंग कर, जैसे कि कुछ डेवलपमेंट करना है उसको प्लान करके कैपिटल एसेट बनाना है, उसको बोलते हैं प्लान्ड। ये सब प्लान्ड नहीं है ना, सब्सिडीज ये सब भी प्लान नहीं है, ठीक है। सो नॉन प्लान एक्सपेंडिचर क्या होता है कि जो स्पेंड करते हैं वैसे मनी जो नॉन प्रोडक्टिव एरिया में होते हैं, क्या होता है, नॉन प्रोडक्टिव एरिया, क्या प्रोडक्टिव हो रहा है, डिफेंस एक्सपेंडिचर, इंटरेस्ट पेमेंट, सैलरीज, पेंशन एंड सब्सिडीज में कुछ नहीं हो रहा है, सो डी सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
इन इंडिया डिफिसिट फाइनेंसिंग इज यूज्ड फॉर रेजिंग रिसोर्सेज फॉर डिफिसिट फाइनेंसिंग इज यूज्ड फॉर रेजिंग रिसोर्सेज फॉर। अब देखो जो डिफिसिट फाइनेंस करते हैं वो क्यों करते हैं? फॉर रेजिंग रिसोर्सेज फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, रिडक्शन ऑफ पब्लिक डेप्थ, एडजस्टिंग द बैलेंस ऑफ पेमेंट, रिड्यूसिंग द फॉरेन डेप्थ। सी इसमें क्या बोल रहा है कि क्यों करते हैं? तो पहला क्या है कि इनकम इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ऑब्वियसली इनकम इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए ही डिफिसिट फाइनेंस करते हैं। रिडक्शन ऑफ पब्लिक डेप्थ इसके लिए तो कभी नहीं करते जनरली। बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए भी नहीं करते हैं, फॉरेन डेप्ट के लिए भी नहीं करते हैं। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए डिफिसिट को फाइनेंस करते हैं ना, जैसे कि हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में बढ़ा के खर्चे कर दिए तो उसके लिए बोरो करना पड़ता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस में कैपिटल गेन्स अराइजेज। कैपिटल गेन जो होता है वो किस कंडीशन में होता है? ऑप्शंस दे दिए गए हैं। व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन द सेल ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन द सेल्स ऑफ प्रोडक्ट। अब अगर देखो प्रोडक्ट का सेल्स बढ़ रहा है तो कैपिटल गेन्स नहीं होगा ना इसमें, ठीक है। इसमें कैपिटल में क्या गेन हो गया? जिससे जो प्रोडक्ट है, आज मेरे पास एक मोबाइल है, अगर मैंने उसका सेल बढ़ गया तो उससे क्या उसका जो कैपिटल वैल्यू उसमें क्या गेन हुआ? कुछ नहीं हुआ। व्हेन देयर इज एन नेचुरल इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ अ प्रॉपर्टी ओन्ड। हाँ, अब ये देखो मैंने एक प्रॉपर्टी खरीदा था 1 करोड़ में, अब अगर उसकी दाम बढ़ के हो गए 1.5 करोड़ तो उसके प्रॉपर्टी में गेन हुआ, तो वहाँ पे कैपिटल गेन्स होगा, ठीक है। तो पहला गलत है, दूसरा सही है, तीसरा देखते हैं। व्हेन यू परचेज अ पेंटिंग एंड देयर इज अ ग्रोथ इन इट्स वैल्यू ड्यू टू इंक्रीज इन पॉपुलैरिटी। सी वो भी सही है। मैंने पेंट खरीदा 10,000 रुपये का और पॉपुलैरिटी बढ़ गया, उसकी ब्रांड वैल्यू बढ़ गई, अब जो मार्केट में उसका प्राइस है वो हो गया 20,000, तो मैं अगर उसको बेचने जाता तो वो कैपिटल मेरे पास जो उसको गेन हो गया। तो 2 और 3 ऑप्शन सही हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अप्रॉक्सीमेटली डिस्क्राइब द फिस्कल स्टिमुलस। फिस्कल स्टिमुलस क्या होता है उसको डिस्क्राइब करता है, कौन सा स्टेटमेंट जो है वो परफेक्टली। तो फिस्कल स्टिमुलस जो देते हैं, जैसे कोविड के टाइम में फिस्कल स्टिमुलस दिया था, किस लिए दिया था? लोगों के पास पैसा देते हैं ताकि वो डिमांड, एग्रीगेट डिमांड जो है वो बढ़ सके, इसलिए देते हैं, ठीक है। इट इज़ अ मैसिव इन्वेस्टमेंट बाय द गवर्नमेंट इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर टू इंश्योर द सप्लाई ऑफ गुड्स टू मीट द डिमांड कर्व एंड काउज्ड बाय रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ। कभी नहीं, सप्लाई करने तो डिमांड बढ़ाने के लिए है ना। इट इज़ एन इंटेंसिव अफर्मेटिव एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट टू बूस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी इन द कंट्री। सही बात है, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड जो है वो बढ़ाना है, दूसरा सही है। तीसरा क्या है? इट इज़ एन गवर्नमेंट इंटेंसिव एक्शन ऑन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू इंश्योर डिस्बर्समेंट ऑफ लोन। नहीं, स्टिमुलस कर रहा है गवर्नमेंट, खुद ही एक्सपेंडिचर कर रहा है, या तो टैक्स रिड्यूस कर रहा है या रेगुलेशन कम कर दे रहा है उससे, तो तीसरा भी गलत है। इट इज़ एन एक्सट्रीम अफर्मेटिव एक्शन बाय द गवर्नमेंट टू परस्यू इट्स पॉलिसी ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन। नहीं, ये भी नहीं है। क्या क्या बोल रहा है? अप्रॉक्सीमेटली डिस्क्राइब, तो पहला ही सेकंड ही डिस्क्राइब कर रहा है। वाई इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसइन्वेस्टिंग इट्स इक्विटी इन ए सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज। सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज में गवर्नमेंट क्यों इक्विटीज को अपना कम कर रही है? सो विल सी वन बाय वन। तो जो पहला ऑप्शन है, द गवर्नमेंट इंटेंड्स टू यूज द रेवेन्यू अर्न फ्रॉम द डिसइन्वेस्टमेंट मनी टू पे बैक द एक्सटर्नल डेप्ट। नहीं, इसलिए तो कभी नहीं करेगा, ठीक है, इसलिए तो कभी नहीं करेगा, तो पहला तो गलत हो गया। दूसरा है द गवर्नमेंट नो लॉन्गर इंटेंड्स टू रिटेन द मैनेजमेंट कंट्रोल ऑफ द। भाई ये क्यों करेगा? ऐसा थोड़ी चाहेगा गवर्नमेंट कि हम उसको रिटेन नहीं करें। मेन रीज़न था कि उसका जो परफॉर्मेंस पुअर था उसको इन्हांस करना था, उसका जो बजट डिफिसिट था उसको ओवरकम करना था, एंड टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ पॉलिटिसाइजेशन, पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट होता था, उसको ओवरकम करना था। और एक और भी रीज़न था कि गवर्नमेंट को जो था वो कंसंट्रेट करना था सोशल डेवलपमेंट में। जैसे गवर्नमेंट का मेन काम क्या है? गवर्नमेंट इज हैविंग नो बिजनेस टू बी इन बिजनेस, ठीक है। M2G2 जिसको बोलते हैं ना, मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस, वो काम है, ना कि PSU को चलाना काम है। सो दिस वाज द रीज़न। तो दोनों ही ऑप्शन गलत हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वोट ऑन अकाउंट एंड इंटरिम बजट? दोनों में क्या डिफरेंस है वो बोल रहा है। सो नाउ विल सी वन बाय वन स्टेटमेंट। द प्रोविजन ऑफ वोट ऑन अकाउंट is used by the regular government while an interim budget is a provision used by the caretaker government। नहीं, सी इंटरिम बजट जो होता है वो भी रेगुलर गवर्नमेंट ही लाता है, ठीक है। वोट ऑन अकाउंट इंटरिम बजट कैन बी डिस्क्राइब एज बोथ रेगुलर गवर्नमेंट ही लाता है, ये दोनों ला सकता है, केयर टेकर गवर्नमेंट भी ला सकता है। वोट ऑन अकाउंट ओनली डील्स विद द
एक्सपेंडिचर इन गवर्नमेंट बजट, ठीक है, वो कौन से उस ड्यूरेशन में, वाला इंटरिम बजट इंक्लूड्स बोथ एक्सपेंडिचर एंड रिसिप्ट, सही बात है। सो द वोट ऑन अकाउंट ओनली डील्स विद द एक्सपेंडिचर इन द गवर्नमेंट बजट, वाइल द इंटरिम बजट इंक्लूड्स बोथ एक्सपेंडिचर एंड बजट, दोनों इंक्लूड करेगा। लेकिन वोट ऑन अकाउंट जो होता है जो उस पीरियड में जब बजट प्रस्तुत कर रहा है या जब गवर्नमेंट अब इलेक्शन होने वाले हैं उसके बीच में, तो उस पीरियड को बोलते हैं वोट ऑन अकाउंट, उसके लिए सिर्फ एक्सपेंडिचर होता है ना कि रिसिप्ट होता है। तो दूसरा परफेक्ट एक्सप्लेनेशन है, वही है ही। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रेजेंटेशन एंड प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ यूनियन बजट, बजट को कौन प्रिपेयर करेगा और प्रेजेंट करेगा, एक ही है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स अफेयर। Consider the following statements by the government. Consider the following actions by the government in the context of the economic recession. Which of the above actions can be considered as a part of the fiscal stimulus package? इकोनॉमी जो रिसेशन में है तो फिजिकल स्टिमुलस जो अभी हमने देखा था पहले भी, उसका पार्ट कौन सा हो सकता है। या तो टैक्स का रेट कट कर दें, सही बात है, पॉलिसी को चेंज कर दें, रेगुलेशन को कम कर दें, इंक्रीज द गवर्नमेंट स्पेंडिंग, ये भी हो सकता है, एबोलिशिंग द सब्सिडीज, नहीं सब्सिडीज एबोलिश कर दोगे तो स्टिमुलस कैसे हो गया वो, फिर तो कट हो गया। इनफैक्ट बढ़ाना है ताकि लोगों के पास पैसा बढ़े मिले और एग्रीगेट डिमांड जो है वो बढ़े। सो इज द करेक्ट आंसर। इन द कंटेक्स्ट ऑफ गवर्नेंस कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज एज अ मेजर टू कंट्रोल द फिजिकल डिफिसिट, फिजिकल डिफिसिट को कंट्रोल करने के लिए कौन कौन से मेजर जो है इसमें है वो करेक्ट है। इनकरेजिंग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनफ्लो, सी अगर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगा तो उससे डायरेक्ट रिलेशन तो नहीं है, फिजिकल डिफिसिट कम हो जाएगा, तो वो पहला तो नहीं होगा। दूसरा है प्राइवेटाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, सी प्राइवेटाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन करोगे तो उसमें जो बजट देना होता है वो नहीं देना पड़ेगा, तो सही बात है, इससे फिजिकल डिफिसिट जो होगा कम हो जाएगा। डाउन साइजिंग ऑफ ब्यूरोक्रेसी, डाउन साइजिंग ऑफ ब्यूरोक्रेसी मतलब ब्यूरोक्रेसी में कम लोग होंगे, कम रिक्रूटमेंट करेंगे, कम उस पर एक्सपेंडिचर होगा, तो जो साइज ऑफ गवर्नमेंट वर्कफोर्स है वो कम होगा, तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट के पास सेविंग होगा तो फिजिकल डिफिसिट कम हो जाएगा। सेलिंग और अफलोटिंग द शेयर ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, सही बात है, शेयर ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग जो अगर बेचेंगे तो उससे पैसा आएगा, फिजिकल स्टिमुलस डिफिसिट जो है कम होगा। सो पहला जो है वो नहीं है, बाकी दूसरा तीसरा सही है। So B is the correct answer. Now coming to the next question, consider the following. Which of the following is are the direct taxes? Direct taxes जो है कौन कौन से हैं? फ्रिंज बेनिफिट टैक्स, पहला बोल रहा है कि फ्रिंज बेनिफिट टैक्स जो है वो डायरेक्ट टैक्स है कि नहीं। ऑब्वियसली फ्रिंज बेनिफिट टैक्स जो है वो डायरेक्ट टैक्स है। कैसे है कि इट इज़ लेवेड ऑन द वैल्यू ऑफ फ्रिंज बेनिफिट प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयज टू देयर एम्प्लॉयर टू देयर एम्प्लॉयज, ठीक है, तो वो डायरेक्ट टैक्स है। इंटरेस्ट टैक्स, अब इंटरेस्ट टैक्स जो है इज अ टैक्स लेविज ऑन द इंटरेस्ट इनकम अर्न बाय द इंडिविजुअल एंड द बिजनेस। मैं बिजनेसमैन हूँ या इंडिविजुअल हूँ, मैं जो इंटरेस्ट मेरे को मिला उस पर भी गवर्नमेंट टैक्स लेती हूँ, डायरेक्ट टैक्स ही है ना। सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स SST भी जो हम लोग शेयर मार्केट पर खरीदते हैं बेचते हैं तो वो भी सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स होता है, तो वो भी डायरेक्ट टैक्स ही होता है। इन द कंटेक्स्ट ऑल्सो ऑल द थ्री आर करेक्ट ऑप्शंस। In the context of the independent India's economy, which of the following was the earliest event to take place? कौन सा जो था सबसे पहले हुआ था? तो पहला बोला है नेशनलाइजेशन ऑफ इंश्योरेंस कंपनी थी, ये हुआ है 1955 में, सॉरी इट हैज़ हैपेंड इन 1955 में। दूसरा है नेशनलाइजेशन ऑफ SBI, नेशनलाइजेशन ऑफ SBI 1955 में हुआ। तीसरा है इनेक्टमेंट ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में। और चौथा है इंट्रोडक्शन ऑफ फर्स्ट 5 ईयर प्लान, तो वो 1951 में था। सी द विच वन इज द फर्स्ट वन टू डू, तो वह है इनेक्टमेंट ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में। ऐसे भी सही मारते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज टर्म्स एंड देयर एक्सप्लेनेशन। सो विल सी वन बाय वन कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। पहला बोला है फिजिकल डेफिसिट, तो फिजिकल डेफिसिट क्या होता है? इट इज़ द एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर द टोटल रिसिप्ट। टोटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ, रेवेन्यू और कैपिटल, टोटल रिसिप्ट कितना आया और माइनस बोरो, जितना हमने बोरो किया, तो वो होता है फिजिकल डिफिसिट। तो पहला जो है वो तो करेक्ट है, सॉरी पहला इस तरह से नहीं, डेफिनेशन वाइज देखते हैं। फिजिकल डिफिसिट एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसिप्ट लेस बोरोइंग, सही बात है। दूसरा है
कि बजट डिफिसिट क्या होता है? एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसिप्ट। टोटल एक्सपेंडिचर कौन सा? ओवर टोटल रिसिप्ट। तो कहाँ पे है? टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसिप्ट, ये हो गया, सॉरी ये हो गया बजट डिफिसिट। बी का वो 1, सी का रेवेन्यू डिफिसिट, टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट, ठीक है। तो ये हो गया 2। प्राइमरी डिफिसिट, टोटल एक्सपेंडिचर ओवर द टोटल रिसिप्ट लेस द बोरोइंग एंड द इंटरेस्ट पेमेंट, तो फिजिकल डिफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, ये प्राइमरी डिफिसिट हो गया। तो कौन सा आंसर हो गया इसका? सो द बेस्ट आंसर इज 1 का बी, 2 का ए, सॉरी 1 का 3, 1 3 1 2 4, करेक्ट। सो इज द करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 38th क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनडायरेक्ट टैक्सेस? सी इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात कर रहा है और पूछ रहा है कौन सा करेक्ट है, ठीक है। तो कस्टम्स एंड एक्सरसाइज ड्यूटीज तो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं। कस्टम्स एंड एक्सरसाइज 2 तो हो गए, 2 और 4 जो ऑप्शन है वो हो गए इनडायरेक्ट टैक्सेस। कॉर्पोरेट टैक्स डायरेक्ट टैक्स होता है, वेल्थ टैक्स डायरेक्ट टैक्स होता है। कॉर्पोरेट जितना इनकम करोगे उतना टैक्स लगेगा, वेल्थ जितना है मेरे पास उतना उस पर उस हिसाब से टैक्स लगेगा, तो डायरेक्ट हो गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द लेविंग, कलेक्टिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम टैक्स इज करेक्ट? सो द इनकम टैक्स जो है लेवी करना है, लेवी कौन करता है, कलेक्ट कौन करता है, डिस्ट्रीब्यूशन कौन करता है इनकम टैक्स का? तो जो इनकम टैक्स होता है वो यूनियन उसको लेवी करता है, कलेक्ट भी करता है, एंड द प्रोसीड्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द स्टेट्स। जो हम लोग इनकम टैक्स पे कर, जैसे कोई भी एम्प्लॉई है चाहे वो गवर्नमेंट हो प्राइवेट हो, इनकम टैक्स पे करता है, उससे लेवी करता है सेंट्रल गवर्नमेंट, कलेक्ट भी गवर्नमेंट करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट करता है, और डिस्ट्रीब्यूट करता है अमंग द स्टेट्स में। सो सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ कम टू द 40th क्वेश्चन, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया इज पब्लिश्ड ऑफिशियली एवरी ईयर बाय द, हु इज पब्लिशिंग द इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है। तो इकोनॉमिक सर्वे फाइनेंस मिनिस्ट्री, ऑब्वियसली जो इकोनॉमिक सर्वे है वो ऐसा तो है नहीं कि और कोई मिनिस्ट्री पब्लिश करेगा, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री के। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इन एन कंट्री कैन बी बेस्ट ब्रॉट अबाउट थ्रू रीडिस्ट्रीब्यूशन। अगर करना है इनकम का, सी अगर रीडिस्ट्रीब्यूशन करना है तो प्रोग्रेसिव होना पड़ेगा टैक्स को। सो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन कंबाइंड विथ प्रोग्रेसिव एक्सपेंडिचर, सही बात है, ये परफेक्ट है, क्योंकि प्रोग्रेसिव टैक्सेशन मतलब होता है कि जो जितना ज़्यादा अर्न कर रहा है उस पर उतना टैक्स लगे, जैसे इनकम टैक्स स्लैब है अभी, वो प्रोग्रेसिव टैक्स है। तो इसको इसका मतलब कि मकसद क्या होता है कि जो इनकम जो है लोगों का उसको इक्वलाइज करना होता है, डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, ये मकसद होता है। एंड विथ प्रोग्रेसिव एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर भी उसी हिसाब से करना है कि भाई किस पे कितना करना है, उस पर ध्यान दे करके गवर्नमेंट अगर जो लेस प्रिविलेज है उसको ज़्यादा देना है डिस्ट्रीब्यूशन का रिसोर्सेज, तो वो सही है, पहला ऑप्शन सही है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड बाय यूपीएससी। उसके बाद हम देखेंगे अदर पीसी, अदर सीपीएफ, सीडीएस और अदर पीसीएस वाले। सो द कॉरपोरेशन टैक्स क्या होता है? तो इट इज़ लेविड एंड अप्रोप्रिएटेड बाय द स्टेट, नहीं स्टेट क्यों करेगा कॉरपोरेशन टैक्स को लेवी, कि सेंटर करता है। इट इज़ लेविड बाय यूनियन एंड कलेक्टेड एंड अप्रोप्रिएटेड बाय द स्टेट, नहीं इट इज़ लेविड बाय यूनियन एंड कलेक्टेड, नहीं यूनियन ही इसको लेवी करता है एंड इज बिलोंग एक्सक्लूसिवली टू यूनियन। इट लेविड बाय द यूनियन एंड शेयर्ड बाय द स्टेट, एंड नहीं इट लेवीज बाय द यूनियन एंड बिलोंग्स टू इट्स एक्सक्लूसिवली, यूनियन ही उसको लेवी करता है और